डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये तरीके हैं या ये मेथड है हमारे पास में रेट मेजर करने की। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास में दो तरह के रहते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? एवरेज रेट जब हम रेट मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का मतलब रहता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हम रेट मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ पे टाइम गैप देते हैं, यहाँ पे टाइम गैप नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम रेट देखते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आया? मान लीजिए हमारे पास में रिएक्शन है, रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक, और हम इसकी रेट देखते हैं। देखो, जब मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं ऐसे दिखाता हूं। पहले रिएक्टेंट इतना था, 100% मौजूद था। कब? जब टाइम 0 था, यानी t = 0। उसके बाद में टाइम जो है ये चेंज होते रहता है, बढ़ता जाता है टाइम, और टाइम बढ़ने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो रेट फास्ट होगा, ये याद रखना। जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना रेट फास्ट होगा, ज़्यादा होगा रेट, फास्ट मतलब ज़्यादा होगा रेट, और जितना कंसंट्रेशन कम होता जाएगा रेट भी उतना ही कम होता जाएगा। समझ में आया ना? शाबाश। ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स बोल रहा हूँ मैं, ये रिएक्टेंट है। और मान लीजिए हमने इसको मेजर करना है, इस रेट को। सपोज इस कंसंट्रेशन से, ये है कंसंट्रेशन C1, यहां से हमें मेजर करना है कंसंट्रेशन C2 तक। हम देखेंगे कि यहां से यहां तक रेट क्या आएगा। देखो, जब C1 कंसंट्रेशन रहेगी तो उस टाइम वहां पे जो टाइम रहेगा उसको लिखेंगे हम T1, या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस टाइम पे मान लीजिए 5 मिनट के बाद में कंसंट्रेशन इतनी थी और कुछ देर के बाद में कंसंट्रेशन इतनी हो गई, यानी T1 पे कंसंट्रेशन C1 थी और T2 पे कंसंट्रेशन C2 हो गया। तो ये है दूसरी कंसंट्रेशन, ये C1 और ये C2, ये है T1, ये T2। समझ में आया? शाबाश। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट, तो रेट लिख सकता हूँ मैं इस तरह से, इसका रेट वो आएगा बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t। अभी मैं ये नहीं देखूंगा किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, हालांकि हमने रिएक्टेंट का लिया, इसलिए मैं यहाँ पे अभी कोई साइन नहीं लूँगा ताकि बात समझ में आ जाए। बाद में साइन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे आएगा। देखो, अगर हमें ये चेंज देखनी है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, हमें देखना है फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज, है ना, तभी तो चेंज मिल जाएगा। यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन देखना हमें, तब हमें मिल जाएगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ। तो मैं यहाँ पे रेट लिख सकता हूँ, फिर रेट जो है वो बराबर आएगा फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कौन सी? यहाँ पे C2 माइनस क्या लिखूंगा मैं? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस C1, राइट। यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। C2 माइनस C1 आ गया, डिवाइड लिखूंगा मैं। फाइनल टाइम क्या था? T2 माइनस T1, ये याद रखना, ठीक। अब देखो, लेकिन एक बात याद रखना, C1 जो कंसंट्रेशन है ये ज्यादा है और C2 कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। मेरी बात समझ में आ रही ना? C1 जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, C2 कम है। हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर सकते हैं, समझ में आया ना? कम में से ज़्यादा को माइनस नहीं करेंगे। अब देखो, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको,
अगर मैं सपोज ये कंसंट्रेशन है यहाँ पे C2 जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए ये 10 मोल पर लीटर है, ये कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 से कम की ज़्यादा? ये कंसंट्रेशन होगी 10 से ज़्यादा, मान लीजिए 20 मोल या 30 मोल पर लीटर। तो इसका मतलब C1 ज़्यादा है, C2 कम है, या मैं कहूँगा नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। बात मेरी समझ में आ रही ना? शाबाश। अब देखो, इसका दूसरा मतलब भी होता है। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव वाला ज़्यादा है, यानी ये माइनस साइन वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। तो यहाँ पे जो रेट आएगा, रेट, इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे, चेंज इन C, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मुझे ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव? क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम। ठीक, दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ मैं, लिखूंगा मैं डिवाइड बाई T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T, यही है ना? शाबाश। या फिर दूसरा तरीका यह है कि मुझे पहले ही हायर माइनस लोअर लिखना है, यानी हायर क्या है? C1 माइनस C2 डिवाइड बाई लिखना है T2 माइनस T1, ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम, ज़्यादा कंसंट्रेशन माइनस कम कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे T2 माइनस T1 आ गया, यहाँ पे C1 माइनस C2। अगर हमें इसको अब सीधा करना हो, यानी ताकि ऊपर भी C2 माइनस C1 आ जाए, तो उस सूरत में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस C2, ठीक है, माइनस C1, समझ में आया ना, डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब आप कहेंगे कि ये माइनस साइन क्यों लगा दिया? देखो, मैंने C2 को पहले लिखा, C1 को बाद में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इस ब्रैकेट को, आप देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस C2 माइनस इंटू माइनस प्लस C1, समझ में आया ना? तो तब भी मैं लिख सकता हूँ ये माइनस डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T आ गया, राइट। तो ये जो हमने लिखा, ये वाला, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकाला हमने, मैं इसको बोलूँगा ये एवरेज रेट है। क्या है ये? एवरेज रेट, एवरेज रेट, क्योंकि मैंने एक टाइम इंटरवल दिया फ्रॉम T1 टू T2, राइट, समझ में आया ना? शाबाश। अब अगर मुझे यही प्रोडक्ट्स की सूरत में लिखना होता तो तब क्या करता मैं ऐसा करता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद चेंज इन टाइम, ठीक है, टाइम। जब मैं स्टार्ट किया रिएक्शन तब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 0 थी, लेकिन जो ही मैंने टाइम बढ़ाया, मतलब जो ही मैं चलता गया, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती गई। ये प्रोडक्ट्स हैं, याद रखना, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन C1 थी तब सपोज टाइम था T1। अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो C2 हो गया, यानी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो टाइम तब था T2 मान लीजिए। इस सूरत में हम क्या कर रहे हैं? इस सूरत में हम लोअर से हायर जा रहे हैं, ठीक। अब अगर मुझे इसमें रेट निकालना हो, रेट, मैं कहूँगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी हायर माइनस लोअर, मैं लूँगा C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, हायर टाइम माइनस लोअर टाइम, यानी ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम, राइट। अब मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन सीधी सीधी मिल गई, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इसमें मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं रेट लिखूँगा इक्वल टू प्लस डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T। बात मेरी समझ में आ रही ना? शाबाश। ये जो है ना, ये इसमें दोनों में मैंने एक टाइम इंटरवल दिया, मैं इन दोनों को कह सकता हूँ कि ये है एवरेज रेट, लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स है और नीचे वाला इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन है तो एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। आप इसको ROR भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे चल के क्या करना है मुझे? आगे चल के मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सपोज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं पहले, ये है रिएक्टेंट का रेट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लेंगे, ठीक।
मान लीजिए यहाँ से रिएक्टेंट शुरू हुआ, टाइम बढ़ता गया, रिएक्शन होती गई और एक टाइम पे ऐसे हो गया। अब मुझे मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, इस टाइम पे मुझे, इस टाइम टी पे मुझे निकालना है कि रेट कितना था। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक तरीका है। इसके लिए पहले तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो मुझे कम करनी है। क्लियर? तो टाइम ड्यूरेशन कम करने के लिए ये पॉइंट चूज करना है। इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट डाल दूंगा, ऐसे टेंजेंट, ठीक। और ये टेंजेंट जब डाल दिया तो इस पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक। इससे मुझे टेंजेंट निकल जाएगा। टेंजेंट क्या है एक्चुअली, यानी स्लोप निकालना। ये स्लोप अगर निकल गया तो ये जो है ना, ये रेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो निकल जाएगी। स्लोप बराबर रहता है टेन थीटा। किसके बराबर रहता है? टेन थीटा। समझ में है ना? अब टेन थीटा किसके बराबर रहता है? हम लिखते हैं ना, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। टू प्रेजेंट ब्यूटी मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। समझ में आया ना? मेरी बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये टेन थीटा है, ये है बेस। क्लियर? अब मान लीजिए यहां पे रिएक्टेंट लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं R1, यहां पे लिखूंगा R2, इसको टाइम लिखेंगे हम T1, इसको लिखेंगे T2, राइट। मुझे निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मेरी बात समझ में आ रही ना? या मैं इसको लिखूंगा C1 C2, C1 C2। अब देखो यहां पे इस सूरत में मुझे, ये है हायर कंसंट्रेशन, ये है लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आया ना? मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर इसके बराबर है C1 माइनस C2। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो रेट आएगी वो स्लोप के बराबर है, वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? C1 माइनस C2, राइट। समझ में आया ना? शाबाश। बात समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये भी समझ लेना। और यहां पे क्या आएगा? T2 माइनस T1, यानी हायर टाइम माइनस लोअर टाइम। मैंने ऐसे लिखूंगा T2 माइनस T1। मैं अभी 10 निकाल रहा हूं, ठीक। शाबाश। रेट के बदले में ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, चलेगा? शाबाश। रेट। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पे जो चेंज इन टाइम है ना, वो मैं छोटा कर रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो t है, या मैं ऐसा लिखूंगा यहां पे t टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ जा रहा है। समझ में आया? शाबाश। इस चीज को गौर से देख लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं वो देख लेना पहले। क्लियर? देखो इसको मैं लिख सकता हूं रेट को ऐसे, फिर इसको भी ऐसे उल्टा करेंगे C2 माइनस C1, तो उस सूरत में यहां पे साइन आएगा माइनस, ठीक है, माइनस डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा T आएगा, है ना। यानी C2 माइनस C1 लिखूंगा मैं, जैसे पहले लिखा था, ठीक। अब अगर मैं टाइम कम कर देता हूं, यानी T टेंड्स टू 0, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये जो गैप है, ये जो बड़ी चेंज है, ये बड़ी चेंज नहीं होगी, ये स्मॉल चेंज होगी। तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं अलग, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी T टेंड्स टू 0, सॉरी T टेंड्स टू 0 लिखूंगा। तो उस सूरत में ये जो चेंज आएगी, ये आई ऐसे, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद स्मॉल चेंज इन टाइम, बट नेगेटिव, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है, इंस्टेंटेनियस रेट, उसको मैं डिफाइन करता हूं ऐसे, dc बाय dt। क्लियर? तो अब मुझे अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, मैं कहूंगा रेट जो बराबर रहता है वो बराबर रहता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी,
लेकिन जब मैं ये एवरेज रेट है ना, जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट INS, तो उस सूरत में क्या होता है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी जो है ये हम लिख सकते हैं, बट टी टेंड्स टू जीरो, टी टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट लगाना है हमें, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर हो गया ना, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब टाइम यहाँ पे कम है, कम टाइम में कम चेंज आ जाएगी। तो उस सूरत में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इंस्टेंटेनियस जो है, रेट INS, वो बराबर होगा dx बाई dt, या मैं लिखूंगा dc बाई dt। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो माइनस dc बाई dt, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर लिखेंगे मैं लिखूंगा प्लस dc बाई dt इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ रही है? तो यह है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर ग्राफिकली आपको प्रोडक्ट का भी निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं आप। जैसे ये है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, हम लेंगे टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, यहाँ पे प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है रेट कितना है, हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद में इस पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, हम ये टेन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कंसंट्रेशन बाय टाइम निकल जाएगा हमें। तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझाता हूँ इस रेट के बारे में कुछ, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 moles of ammonia gas plus 5 moles of oxygen gas react to form 4 moles of nitric oxide यानी NO gas plus 6 moles of H2O gas। समझ में आया ना? तो आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड increases by 1.5 mole but in 10 seconds, then calculate rate of reaction, आपको रेट ऑफ रिएक्शन करना है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 एंड NH3, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। देखो ये 3 पार्ट है इसके, तो मैं आपको ये बहुत इजी करके दिखाता। सबसे पहले देखेंगे कंसंट्रेशन चेंज कितनी हो रही है NO की। मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO कितना हो रहा है, 1.5 मोल, ठीक। और कितने टाइम में, यानी dt चेंज, टाइम कितना चेंज हो रहा है, वो हो रहा है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। समझ में आया? तो पहले हम एक चीज़ यहीं पे सॉल्व करते हैं, वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या है, देखो वो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विद चेंज इन टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो काउंट नहीं करते, यानी नंबर ऑफ मोल्स मीन्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इसका वो नहीं लेते, ये याद रखना। लेकिन जब रेट निकालनी हो तब ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ये इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, यानी ये पार्ट करेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO निकालते हम, ठीक है। मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विद चेंज इन टाइम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इसमें नहीं लिखेंगे, वो यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यानी दिस डिवाइड बाय दिस लिखना है, सीधा वो लिखूंगा मैं DNO डिवाइड बाय DT। DNO किसके बराबर है, 1.5 डिवाइड बाय आएगा DT 10, यानी वो आएगा 0.15, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है ना, शाबाश। वो आएगा 0.15 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब निकालेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पहला वाला पॉइंट ये, उसके बाद में निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ
रिएक्शन, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा दिस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद चेंज इन टाइम डिवाइड बाय आएगा दिस, है ना। तो मैं लिखूंगा वो बराबर आएगा रेट, आपके पास में ये होगा क्वेश्चन, तो मैं लिखूंगा रेट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 DNH3, अब भी हम इंस्टेंटेनियस मोड में लिख रहे हैं ना, डिवाइड बाई DT, ये आसान भी हो जाता है डेल्टा के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस विद चेंज इन टाइम, लेकिन ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये O2 है ना, मैं लिखूंगा 1/5। 1/5 क्यों लिखा? क्योंकि O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5, मैं लिखूंगा 1/5 DO2/dt इक्वल टू, लिखूंगा मैं प्रोडक्ट कौन सा है, NO है ना, तो मैं लिखूंगा प्लस DNO डिवाइड बाई DT, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/4। क्यों लिखा मैंने 1/4? क्योंकि ये 4 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब ये दोनों जो ना, ये दोनों बराबर है, ये तो सभी बराबर हैं आपस में, मैं बाद में समझा दूंगा यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या होगा। इक्वल लिखूंगा मैं 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाई DT, ठीक है, D कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाई DT, क्योंकि ये 6 टाइम्स है वाटर, राइट। ये हो गया इसका रेट, समझ में आया? यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो एक चीज़ हम यहाँ पे पहले बैलेंस कर दें, उससे हमें आसानी होगी। ये दोनों जो ना, इसमें भी 1/4 है, इसमें भी 1/4 है, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आराम से निकल जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे। देखो मैं लिखूंगा ऐसे, रेट जो है, रेट वो बराबर है -1/4 DNH3 डिवाइड बाई DT, इन दोनों की टर्म्स में लिखते हैं हम, इक्वल टू +1/4 DNO डिवाइड बाई DT, राइट। वो ये बात तो समझ में आ रही ना, शाबाश। अब देखो ये जो है ना, ये NO डिवाइड बाई DT, ये हमने इससे पहले निकाला है, ये इधर निकल गया है, देखो या तो 0.15, तो मैं ये लिखूंगा फिर, ये बराबर आएगा 0.15, ये वाला इतना 0.15 के बराबर है ना, डिवाइड बाय कर देंगे ये 4 डिवाइड बाय 4, राइट। तो बहुत ही आसान है, तो मिल गया हमको रेट इजीली, ये सब के लिए ये अप्लाई होगा, तो ये बन गया रेट, या आप इसको खुद से कैलकुलेट करना, ठीक, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, समझ में आया ना, शाबाश। तो इसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 और NH3 निकाल दूं, तो ये कैसे निकलेगा? ये भी बहुत आसान है। पहले हमें अमोनिया पे फोकस करना है, अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड, इससे हमें मसला आसान हो जाएगा। देखो 1/4 ऑफ दिस रेट DT, change in ammonia concentration with change in time, equal to 1/4 of DNO by DT, ठीक। ये और ये कट, तो इससे हमें निकल जाएगा कि इसका डिसअपीयरेंस इसके डिसअपीयरेंस के बराबर है ना, यानी जो NO का डिसअपीयरेंस होगा वो इसके बराबर, क्योंकि ये डिसअपीयरेंस है ना, इतना टर्म तो डिसअपीयरेंस है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, वो कितना आता है, वो हमने ऊपर लिखा 0.15 है ना, वो हमने निकाल दिया 0.15, इतना याद है, शाबाश। अब देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। देखो ऑक्सीजन का और NO का रिलेशन देखते हैं पहले। ऑक्सीजन और NO का रेशो हमें मालूम होना चाहिए।
ऑक्सीजन है 5 टाइम्स और NO है 4 टाइम्स। समझ में आया? शाबाश, इसको ध्यान में रखो। उसके बाद में आप रेट पे जाओ। रेट से हमें सब मिल जाएगा। रेट में 1/5 ऑफ DO2/dt बराबर आता है 1/4 ऑफ DNO/dt, राइट। तो ये दो चीज़ें आप देख लो, ये दो चीज़ें, तो इन पे आप फोकस करो, ये दोनों पे। ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ये, ठीक है। कहाँ पे? नीचे लिख देंगे। मैं लिखूँगा 1/5 ऑफ DO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1/4 ऑफ DNO डिवाइड बाई dt। शाबाश, यहाँ तक तो ठीक है ना? क्लियर, वेरी गुड। अगर मैं इस 5 को यहाँ ले जाऊँ, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल, ठीक। ये मैं करता हूँ सॉल्व नेक्स्ट पेज पे, इसको ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट पेज पे हमें मिल जाएगा DO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 5/4 DNO/dt, राइट। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे DO2 डिवाइड बाई dt। बात मेरी समझ में आ रही है ना? वो बन जाएगा 5/4 DNO डिवाइड बाई dt। और बात समझ लेना, ये है दिस टर्म, इसको मैं बोलूँगा ये है रेट ऑफ ये प्रोडक्ट में था कि रिएक्टेंट में, डिसअपियरेंस ऑफ O2, राइट। ये किसके बराबर बन जाता है? 5/4 DNO/dt। DNO/dt जो है ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। वो कितना आता है? 0.15, राइट। तो देयरफॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 0.15, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो ये हमारा मिल गया आंसर, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। अगर आप दूसरे भी कुछ रिएक्शंस ट्राई करना चाहेंगे तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।